नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज एपिसोड 51 में EHI 03 के खंड 2 की इकाई 7 के आगे का अध्ययन किया जाएगा। इसके पीछे के सभी इकाइयां पिछले एपिसोडों में क्रमशः हम सब पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं इकाई 7, क्षेत्रीय सांस्कृतिक परंपराओं का विकास। अब इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो इस इकाई में आपको प्रादेशिक सांस्कृतिक परंपराओं के विकास से परिचित कराया जाएगा। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्षेत्रीय सांस्कृतिक इकाइयों के उदय का उल्लेख कर सकेंगे, कला, साहित्य, शिक्षा, पढ़ाई और धर्म संबंधी क्षेत्रीय आयामों को रेखांकित कर सकेंगे, स्थापत्य की शैलियों का विकास बता सकेंगे और विभिन्न मंदिरों को वर्गीकृत करने का आधार जान सकेंगे। स्थापत्य संबंधी शब्दावली को समझ सकेंगे, पर्यावरण और मंदिर संरचना के बीच के संबंध को स्पष्ट कर सकेंगे, निर्माण सामग्री की उपलब्धि और मंदिर निर्माण पर उसके प्रभाव को सूत्रबद्ध कर सकेंगे, संपूर्ण सांस्कृतिक माहौल में मंदिर की भूमिका का महत्व बता सकेंगे, पत्थर और धातु की मूर्ति कला में स्थानीय शैलियों के उदय पर प्रकाश डाल सकेंगे, भाषा, लिपि, कालक्रम और काल संबंध प्रादेशिकता को समझ सकेंगे, मध्यकालीन सामंती संस्कृति का फैलाव और उसके सांस्कृतिक आयाम की चर्चा कर सकेंगे। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के निर्माण की दृष्टि से 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच के समय का अपना अलग महत्व है। इस काल में सभी क्षेत्रों में प्रादेशिकता का जन्म हुआ, चाहे राजनीतिक शक्ति का निर्माण हो, चाहे कला के विकास का मामला हो, भाषा और साहित्य का क्षेत्र हो या धर्म का, प्रत्येक चीज में प्रादेशिकता का रंग मिल गया। समग्र रूप में यह कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण भौतिक परिवर्तनों के कारण आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु आदि क्षेत्र की सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में उभरे। जैसा कि खंड 1 में बताया जा चुका है कि कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन से सामंतिक व्यवस्था का सामाजिक आर्थिक आधार निर्मित हो रहा था। इस तथ्य की चर्चा इस खंड की इकाई 5 में भी की गई है। आगे के खंड 3 में हम देखेंगे कि इन गतिविधियों से राजनीतिक ढांचा भी अप्रभावित नहीं रहा। इन परिवर्तनों के कारण सांस्कृतिक लोकाचार भी प्रभावित हुआ। 5वीं शताब्दी में विशाखदत्त रचित संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस में विभिन्न प्रदेशों के अलग रीति रिवाजों, पहनावे और भाषा का उल्लेख मिलता है। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत आया था। उसने कई राष्ट्रीयताओं की चर्चा की है। 8वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ कुवल्यमाल में मुख्य रूप से पश्चिमी भारत की चर्चा की गई है। इसमें 18 प्रमुख राष्ट्रीयताओं का उल्लेख किया गया है और 16 तरह के लोगों की मानवीय विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इस क्रम में इसकी मनोवैज्ञानिक बनावट और भाषा के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। 13वीं शताब्दी बंगाल के ब्रह्म वैवर्त पुराण में देश भेद का उल्लेख मिलता है। इसका अर्थ है विभिन्न प्रदेशों, राज्यों की विभिन्नता। 7.2 मंदिर स्थापत्य। हजारों वर्षों से भारतीय मंदिर लोगों की जीवन शैली के स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। संपूर्ण भारत में विभिन्न कालों के भारतीय मंदिरों पर विचार करने से एक समग्र दृश्य उपस्थित होता है। 5वीं शताब्दी में सांची में एक साधारण सा मंदिर निर्मित हुआ। उसके बाद मंदिर स्थापत्य तेजी से विकसित हुआ। कांची, तंजावुर और मदुरई में बने भव्य मंदिर इसके प्रमाण हैं। परंतु एक विकास एकाएक नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों वर्षों की विकास यात्रा का परिणाम है। मंदिर स्थापत्य से संबद्ध प्रमुख शिल्पकार निम्नलिखित हैं: मयामत, मंसर, शिल्परत्न, कामिकाजम, कश्यप शिल्प और ईशान गुरुदेव पद्धति। इन सभी शिल्पों में 3 बातों का ध्यान रखा जाता था: भौगोलिक विभिन्नता, आकार के आधार पर विभिन्नता, उनके प्रमुख देवी देवता और जाति। इस सभी शास्त्रों में उपयुक्त सारे विषयों का उल्लेख नहीं है। कामिक क्रम में और कश्यप शिल्प जैसे बाद के ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि विभिन्नता का मुख्य आधार अलंकरण का स्वरूप, विभिन्न तल या मंजिलें और प्रसाद का आकार आदि होता था। 7.2.1 प्रमुख शैलियाँ।
प्राचीन ग्रंथों में भारतीय मंदिर स्थापत्य को 3 कोटियों में विभाजित किया गया है: नागर, द्रविड़ और बेसर। जैसे नाम मंदिरों के आकार, प्रकार और भौगोलिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागर शैली के मंदिर चौकोर आकार के होते थे, द्रविड़ शैली में मंदिर अष्टकोणीय होते थे और बेसर शैली के मंदिर बहुकोणीय होते थे। नागर और द्रविड़ शैली के मंदिर आमतौर पर उत्तरी और दक्षिण मंदिर की शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरे उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्कन के मध्य पठार तक उत्तर भारतीय शैली के मंदिर मिलते हैं। इसके बावजूद इसमें कुछ क्षेत्रीय विभिन्नता भी पाई जाती है। अपराजित पृच्छ नामक ग्रंथ में नागर शैली को मध्य देश, मोटे तौर पर गंगा जमुना के मैदानी इलाके की शैली कहा गया है। इसी प्रकार लाटी और बैराटी गुजरात और राजस्थान प्रदेश की शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उड़ीसा के स्थानीय अभिलेखों में उड़ीसा मंदिर शैली के 4 प्रमुख रूपों का उल्लेख मिलता है। ये हैं रेखा, भद्र, खारगर और गौदिया। द्रविड़ या दक्षिण शैली में अपेक्षाकृत एक रूपता मिलती है। कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच के इलाकों में इसी शैली का बाहुल्य है। बेसर शैली का अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं है। कुछ ग्रंथ इस शैली का विस्तार विंध्य और कृष्णा नदी के बीच के इलाकों में मानते हैं, जबकि कुछ ग्रंथ इसका फैलाव विंध्य और अगस्त के बीच मानते हैं। अगस्त किस जगह स्थापित था, इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। वस्तु स्थिति यह है कि नागर शैली के मंदिर दक्षिण में धारवाड़ कर्नाटक में भी मिलते हैं और द्रविड़ शैली के मंदिर उत्तर में एलोरा महाराष्ट्र में भी बने हैं। अतः इन शैलियों को भौगोलिक सीमा में बांधना बहुत संगत नहीं है। कुछ विशेष कालखंड में विभिन्न प्रदेशों की शैलियां एक दूसरे से घुल मिल गई हैं। मसलन 7वीं-8वीं शताब्दी में चालुक्य राज्य उपमहाद्वीप के बिल्कुल बीच में अवस्थित थे। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर विभिन्न शैलियों का सुंदर समुच्चय है। इसी प्रकार केरल के मंदिरों में योजनागत कई विभिन्नताएं, इनमें चौकोर, गोल और बहुकोणीय इमारतों का उपयोग किया गया है। केरल में मंदिरों का निर्माण 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। 7.2.2 प्रमुख देवी देवता। मंदिर में केवल ब्राह्मण धर्म के आराध्य शिव और विष्णु ही स्थापित नहीं हैं, बल्कि देवियों को भी मंदिरों में स्थापित किया गया है। वस्तुतः मंदिरों में बड़े और छोटे देवी देवताओं, परोपकारी तथा अपकारी, स्वर्गिक तथा पार्थिव, वातावरण और स्वर्ग के प्रतिनिधि देवी देवता, देव और असुर तथा यक्ष, यक्षी, अप्सरा और किन्नर जैसे लोक देवी देवताओं को आराध्य बनाकर भी मंदिर बने हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि इन देवी देवताओं के वाहन, जानवर और पक्षी भी अपनी साधारणता से ऊपर उठकर आराधना के प्रतीक बन गए। शिव का वाहन बैल, नंदी ईश्वर की यौन शक्ति का प्रतीक बन गया। दुर्गा का वाहन शेर मजबूत शक्ति और आक्रमण का प्रतीक बन गया। गंगा और जमुना जैसी नदी देवियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः उनके वाहन घड़ियाल और कछुआ करने लगे। लक्ष्मी का अस्तित्व हाथी, कमल के फूल और पानी से जुड़ गया। इन प्रतीकों के माध्यम से लक्ष्मी न केवल भाग्य की देवी के रूप में अवतरित हुई, बल्कि कृषि उत्पादकता की जादुई शक्ति से भी इसका संबंध जोड़ दिया गया। यह धारणा ऋग्वेद काल से ही चली आ रही थी। हंस पर आरूढ़ सरस्वती सौम्यता और चारुता की देवी बन गई। वह नीड़ छीड़ विवेक का प्रतिनिधित्व करने लगी और उनका संबंध शिक्षा तथा अध्ययन से जुड़ गया। कश्यप शिल्प के एक अध्याय में इन देवियों को स्थापित करने की शैली का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार शांत मूर्तियों को नागर शैली में स्थापित किया जाना चाहिए, दंपति देवी देवताओं को बेसर शैली में और शौर्य, नृत्य तथा सुख में लिप्त देवी देवताओं को नागर ढांचे में स्थापित किया जाना चाहिए। परंतु व्यवहारिक रूप में इन सिद्धांतों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया। इसी प्रकार कुछ ग्रंथों में यह विवरण मिलता है कि नागर, द्रविड़ और बेसर शैलियां क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के साथ संबद्ध थी। इस उल्लेख को भी हूबहू स्वीकार नहीं करना चाहिए। 7.2.3 मंदिरों के आकार, योजना और शब्दावली।
प्रत्येक मंदिर शैली की अपनी एक खास तकनीकी शब्दावली थी। कुछ शब्द आम थे, परंतु प्रत्येक शैली में उनका प्रयोग अलग अलग भागों के लिए किया जाता था। मुख्य उपासना स्थल को विमान कहते थे, जिसमें गर्भगृह स्थित रहता था। विमान के ऊपर के भाग को शिखर कहा जाता था। पूजा करने के लिए बने स्थान को मंडल कहते थे। विमान, मंडल और प्रदक्षिणा पथ को जोड़ने वाले गलियारों को अंतरालय कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह और मंडल के चारों ओर रहता था। देवी देवताओं को चमत्कार और महिमा से मंडित करने के लिए बाद में नट मंदिर, नृत्य का स्थान और भोग मंदिर जोड़े गए। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। नागर शैली के मंदिर का बाहरी भाग समतल रूप में कई स्तरों पर विभक्त होता था। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का जगमोहन गर्भगृह के सामने का भाग इसका अच्छा उदाहरण है। विमान ज्यादातर गोलाकार होते थे। आधारभूत तौर पर उत्तर के ब्राह्मण और जैन मंदिरों में कोई स्थापत्य समानता नहीं थी। उनमें बस एक ही समानता थी कि दोनों प्रकार के मंदिरों में क्रमशः देवी देवताओं और तीर्थंकरों को व्यापक रूप में स्थापित किया गया था। द्रविड़ शैली बहुकोणीय थी। इसका शिखर आमतौर पर अष्टकोणीय होता था और ऊंचे विमान आयताकार होते थे। द्रविड़ शैली के मंदिर अपने ऊंचे गोपुरम या बड़े दरवाजों के लिए प्रसिद्ध थे। महाबलीपुरम मद्रास के निकट स्थित पल्लव काल 7वीं शताब्दी के गणेश रथ से तंजावुर स्थित चोलों 985 से 1012 के बृहदेश्वर मंदिर तक द्रविड़ शैली का विकास लगातार हुआ। 7.2.4 पारिस्थितिकी निर्माण सामग्री और क्षेत्रीयता। पारिस्थितिकी ने मंदिर स्थापत्य को काफी प्रभावित किया और इसके कारण उनमें प्रादेशिक पुट आ गया। भारत के पश्चिमी तट पर और बंगाल में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के मंदिरों की छतें ढालवा हैं। इसमें तिकोना लकड़ियों का उपयोग किया गया है। हिमालय क्षेत्र में बर्फ और तूफान से बचाव करने के लिए मंदिरों में लकड़ी की ढालवा छतें बनाई गई हैं। आमतौर पर गर्म और सूखे इलाकों में छतें सपाट होती थी। बरामदे खुले और छायादार होते थे। रोशनी के लिए झिल्लीदार चट्टानों का उपयोग किया जाता था। एचोल उत्तर कर्नाटक में बने चालुक्यों के प्रसिद्ध लडखन मंदिर में इस प्रकार की कुछ विशेषताएं मिलती हैं। इस पर ग्रामीण स्थापत्य का सीधा प्रभाव है। इसमें लकड़ी और खरपत का उपयोग किया जाता था। ऊंची पहाड़ियों पर बने होने के कारण जैन मंदिरों का स्थापत्य अलग ढंग का होता था। इनके ढांचे में अकेलेपन और एकांत का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। इस प्रकार के कुछ मंदिरों के उदाहरण गुजरात के शत्रुंजय और पालिताना पहाड़ियों पर मिल जाएंगे। दक्षिण राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित दिलवारा मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। पारिस्थितिकी के अलावा भवन निर्माण के लिए उपलब्ध कच्चे माल का कारण भी मंदिर शिल्प प्रभावित हुआ। 3री शताब्दी ईस्वी में मौर्य काल के दौरान भवन के निर्माण के लिए लकड़ी के स्थान पर पत्थर का इस्तेमाल किया जाने लगा। भवन निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि थी, परंतु कच्चे माल की स्थानीय उपलब्धि से क्षेत्रीय शैलियां प्रभावित हुई। इससे मंदिर के निर्माण और नक्काशी पर प्रभाव पड़ा। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन 7वीं शताब्दी का आरंभ को विचित्र कहा जाता था, क्योंकि वह हमेशा नए प्रयोग करता रहता था। उसने ईंट, लकड़ी और चूने के स्थान पर पत्थर का उपयोग करना शुरू किया। महाबलीपुरम में उसके द्वारा बनाए गए मंदिर इसके प्रमाण हैं। कड़े पत्थरों पर नक्काशी कम हुई, जबकि मुलायम पत्थरों पर नक्काशी की मात्रा अधिक पाई जाती है। बेलूर और हेलविड स्थित 12वीं-13वीं शताब्दी के होयसाल शिल्पियों और कारीगरों ने भुरभुरी और परतदार चट्टानों का उपयोग किया तथा नक्काशी को प्रोत्साहन दिया। जहां अच्छे पत्थर उपलब्ध नहीं थे, वहां ईंटों का उपयोग भी होता रहा। ईंट की ढलाई और नक्काशी की तकनीक से इन इलाकों का मंदिर स्थापत्य भी प्रभावित हुआ। बंगाल में बिशनपुर स्थित मंदिर इसका प्रमाण है। उत्तरी पूर्वी राज्य असम में मंदिर स्थापत्य में लकड़ी और बांस की तकनीक का सुंदर उपयोग मिलता है। हिमालय की घाटी में कुल्लू, कांगड़ा और चंबा में
पत्थर से बने मंदिर नहीं मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि इन इलाकों में मंदिर निर्माण के लिए ईंट और लकड़ी का उपयोग होता था। कश्मीर के पत्थर से बने मंदिरों में ढलवां और तिकोनी छतें हैं। इसके अनुमान लगाया जा सकता है कि लकड़ी से बनी इमारतें भी इसी तरह की होंगी। कांगड़ा घाटी के मससर में हुई खुदाई में 9वीं शताब्दी या उसके आसपास का बना एक बहुमंजिला मंदिर मिला है। 7.2.5 अलंकरण के स्वरूपों की भूमिका। विभिन्न क्षेत्रीय शैलियों में सजावट, अलंकरण और अन्य सज्जा का समावेश स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मंदिर के आधारभूत स्थापत्य पर इस अलंकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अलंकरण और साज सज्जा का विकास धीरे धीरे हुआ। आरंभिक पल्लव काल की इमारतों में आयताकार खंभे मिलते हैं जिन पर छेनी से अलंकरण किया गया है। यह खराद कला का नमूना प्रतीत होती है। होयसल मंदिरों के खंभों पर इसी प्रकार का अलंकरण मिलता है। मदुरई और रामेश्वरम में बने बाद के मंदिरों में लंबे गलियारे हैं जिसके स्तंभों पर जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं। ताक, पेविलियन और घोड़े के नाल के आकार की खिड़कियां अलंकरण के प्रमुख प्रकार थे। इससे अलंकरण के विकास के निर्धारण में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अलंकरण की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई। उदाहरण स्वरूप महाबलीपुरम के स्मृति स्तंभ का शीर्ष सादा बेलचे का आकार का है, जबकि चोल स्मृति स्तंभों में शीर्ष पर शेर के सर की आकृति है। उत्तर भारत में भी अलंकरण की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी। शिखर अंदरूनी छतों और दीवारों पर विशेष रूप से नक्काशियां की गई। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिर की अंदरूनी छतों पर अति सुंदर नक्काशी की गई है, पर इस अलंकरण का स्थापत्य की दृष्टि से उपयोग नहीं है और विशुद्ध रूप से अलंकरण का उदाहरण है। मालाबार, बंगाल और पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय प्रदेश के मंदिर बहुमंजिले हैं। एक के बाद एक छतों के निर्माण को अक्सर इन मंदिरों की विशेषता के रूप में देखा जाता है। पश्चिमी तट या मालाबार के मंदिर की दीवारें लकड़ी की पटड़ियों से बनाई जाती थी। 14वीं शताब्दी के पत्थर के बने मंदिर भी मिले हैं। इस प्रकार के मंदिर मसलन त्रिचूर का बदककुंठ मंदिर 15-16वीं शताब्दी में या तो सामान्य प्रकार की छत होती थी जिनमें एक के ऊपर एक पत्थर के टुकड़े लगाए जाते थे, या एक के ऊपर एक छतों का सिलसिला होता था। चीन और नेपाल में भी इसी प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। पश्चिमी हिमालय की कश्मीर घाटी में लकड़ी की बनी 2-3 छतें होती थी। लकड़ी की छतों के बीच का स्थान रोशनी और हवा के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। पत्थर से बने मंदिरों में इन खुले स्थान को अलंकृत कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त छतों पर खिड़कियां होती थी। इस प्रकार की खिड़कियों का उपयोग मध्यकालीन यूरोपीय स्थापत्य में भी किया जाता था। कश्मीर में इस प्रकार की छतें पाद्रे थान के शिव मंदिर और मार्तंड के सूर्य मंदिर में मिलती है। बंगाल के मंदिर स्थानीय पत्थरों से बने झोपड़ों के प्रतिरूप हैं। गुफाओं की तर्ज पर बने इन मंदिरों में एक के बाद एक छतें देखने को मिलती हैं। विष्णुपुर स्थित केस्टा राय मंदिर 17वीं शताब्दी में चौकोर और आयताकार छतों की योजना की गई है। यहाँ तक कि समकालीन मुगल स्थापत्य में भी बंगाल छत का उपयोग किया जाता था। 7.3 भवन योजना और निर्माण। मंदिर का निर्माण सुसंगठित योजना के तहत होता था। ईंटें या तो निर्माण स्थल पर ही पकाई जाती थी या निर्माण स्थल के बगल में यह कार्य संपन्न होता था। चट्टान और पत्थर आसपास के इलाकों से लाए जाते थे। मंदिरों में उत्कीर्ण अभिलेखों और एक भोजपत्र पर लिखे आलेख से विश्व प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर के भवन की निर्माण योजना का पता चला है। इसके अनुसार खान से पत्थर लकड़ी के पहियों पर लाद कर लाए जाते थे या इन्हें हाथी खींच के लाते थे। इसके अलावा नदी और नहर के माध्यम से भी पत्थर लाए जाते थे। निर्माण स्थान पर राजमिस्त्री पत्थरों की कटाई छटाई करते थे। बाद में उन्हें रस्सियों के सहारे ढांचे में लगा दिया जाता था। ढांचे को खड़ा करने के लिए लकड़ी के बल्लों और चूने का उपयोग किया जाता था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का विशाल शिखर पत्थर को एक के ऊपर एक जमाने का सुंदर नमूना है।
इस शिखर का वजन 80 टन और ऊंचाई 200 फीट है। आम धारणा यह है कि इसका निर्माण अपने वर्तमान निर्माण स्थल से 7 किलोमीटर दूर सारापल्लन, इसका शाब्दिक अर्थ है अवसाद से मुक्ति, में किया गया था। उसे सीधा खड़ा करने के क्रम में मंदिर 7 किलोमीटर खिसक गया। अक्सर गर्भगृह और हाल में लोहे की बीम का उपयोग किया जाता था। कोणार्क के मंदिर इसके प्रमाण हैं। मंदिरों के निर्माण में लगे स्थापत्यकार, शिल्पी और मजदूर श्रेणियों के रूप में संगठित थे। कोणार्क मंदिर के अभिलेख में मजदूर और उनकी मजदूरी, काम के नियम और विभिन्न इमारतों के बनाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कहीं कहीं पत्थर में की गई नक्काशी में भी उनका उल्लेख मिलता है। मसलन 11वीं शताब्दी में बने खजुराहो के दीवारों में पत्थर काटते, छेद करते मजदूरों का और मंदिर निर्माण के लिए पत्थर ढोए जाने का दृश्य अंकित है। अब इसके बोध प्रश्न को देख लें तो मंदिर की योजना में मुख्य कौन कौन से होते हैं? मंदिर के छत के निर्माण में पारिस्थितिकी और निर्माण सामग्री की उपलब्धता का क्या योगदान था? किस क्षेत्र में मंदिर के अलंकरण के लिए एक के ऊपर एक छतें बनाई जाती थी? अब अगला इकाई 7.4 काल क्रमानुसार और भौगोलिक आधार पर भारतीय मंदिरों का विस्तार। इस भाग में हम काल क्रमानुसार और भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रमुख मंदिरों की चर्चा करेंगे। उत्तर शैली उत्तरी, मध्य और पश्चिमी भारत में 5वीं से 7वीं शताब्दी नधना, खजुराहो के दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश का पार्वती मंदिर, देवगढ़ जिला झांसी उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर, भीतरगांव जिला कानपुर उत्तर प्रदेश का ईंट मंदिर, गोप गुजरात का विष्णु मंदिर, रामगढ़ बिहार का मुंडेश्वरी मंदिर यह अष्टकोणीय योजना का उदाहरण है, और जिगवा और सांची मध्य प्रदेश के मंदिर। दक्कन और मध्य भारत 6वीं से 8वीं शताब्दी, एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट, एलिफेंटा मुंबई के निकट और बादामी उत्तरी कर्नाटक, आरंभिक चालुक्य मंदिर, एहोल लडखन मंदिर और पटक्कल, पापनाथ और गलकंठ मंदिर में बने गुफा मंदिर। पश्चिम और मध्य भारत 8वीं से 13वीं शताब्दी, ओशियन जोधपुर के उत्तर में राजस्थान में, जलिका मंदिर ग्वालियर, खजुराहो के चंदेल मंदिर खासकर लक्ष्मण, कंदरिया महादेव और विश्वनाथ मंदिर, रोड़ा मंदिर, मोधेरा के दक्षिण गुजरात, मोधेर गुजरात का सूर्य मंदिर और माउंट आबू राजस्थान स्थित संगमरमर के बने जैन मंदिर। पूर्वी भारत 8वीं से 13वीं शताब्दी, परशुरामेश्वर, बैतल देवल, मुक्तेश्वर, लिंगराज और राजरानी मंदिर सभी भुवनेश्वर स्थित, कोणार्क उड़ीसा का सूर्य मंदिर और पुरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। हिमालय क्षेत्र 8वीं शताब्दी से आगे, मार्तंड स्थित सूर्य मंदिर, पांद्रेथन स्थित शिव मंदिर और अवेंतस्वीन स्थित विष्णु मंदिर सभी कश्मीर में, मसरूर कांगड़ा हिमाचल मंदिर प्रदेश स्थित मंदिर, नेपाल के ब्राह्मण मंदिर, काठमांडू, पाटन और भदगांव। उत्तरी शैली दक्कन और तमिलनाडु 6वीं से 10वीं शताब्दी, महाबलीपुरम मद्रास के निकट स्थित पल्लवों द्वारा निर्मित गुफा मंदिर, रथ और समुद्र तट मंदिर, कांचीपुरम मद्रास के निकट स्थित बैकुंठ पेरुमल और कैलाशनाथ मंदिर, एहोल मंगूती मंदिर, बादामी मालेगिट्टी शिव मंदिर और पटकदल विरूपल मंदिर और राष्ट्रकूटों के संरक्षण में बने एलोरा स्थित कैलाश मंदिर। कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल 10वीं से 17वीं शताब्दी, तंजावुर और गंगई कोंडा चोलापुरम स्थित चोलों के बृहदेश्वर मंदिर, वेलूर, हेलेवीड और सोमनाथपुर सभी कर्नाटक में स्थित होयसेलों के मंदिर, कर्नाटक लंकुड़ी और गडग स्थित बाद के चालुक्यों के मंदिर, विजयनगर में पांड्यों का पपति मंदिर, श्रीरंगम तिरुनापल्ली के निकट तमिलनाडु और मीनाक्षी मंदिर, मदुरई तमिलनाडु, कटिमल्डम मंदिर, चालपुरम जिला पालघाट केरल और तिरुवल्लम त्रिवेंद्रम के निकट स्थित परशुराम मंदिर। बेसर शैली आधुनिक महाराष्ट्र के पश्चिम घाट पर स्थित सन ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में बने बौद्ध चैत्य काल इस शैली के नमूने हैं। बहुकोणीय योजना
इस शैली को सर्वप्रमुख विशेषता है। जैसे पहले बताया जा चुका है कि इसकी विशेषताएं सुस्पष्ट नहीं है और भौगोलिक विस्तार के बारे में कुछ ठीक से नहीं कहा जा सकता। 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच बने इस प्रकार के इमारतों के नमूने सेजराला आंध्र प्रदेश, एहोल दुर्गा मंदिर, महाबलीपुरम सहदेव और द्रौपदी रथ और केरल त्रिकेंडियूर और त्रिशूर के शिव मंदिर में पाए गए हैं। 10वीं शताब्दी के बाद के मंदिरों में चिदम्बरम तमिलनाडु का नटराज मंदिर और किझावलूर चिल्ला कोट्टायम केरल का बामन मंदिर उल्लेखनीय है। तो फ्रेंड्स, चैप्टर को करते हैं यहीं पर समाप्त। चैप्टर है बहुत लंबा, तो 7.5 के आगे हम अब इसको 52 एपिसोड में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना इसलिए नहीं भूलें कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।